गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का ये लेक्चर में स्वागत है। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। जैसा कि एमडीएस की परीक्षा भी प्रारंभ होने वाली है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हम डिस्कशन करेंगे कंटिन्यू, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट्स हो और आप जो आंसर है वो अच्छी तरह से लिख पाएं। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का रहेगा। सीधा मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और इसमें क्या आंसर आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो जैसा कि आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान, उसका जो टॉपिक है वह है न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आप सबको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझना है क्योंकि एग्जाम्स की दृष्टि से भी यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आज का क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। पहला क्वेश्चन इसमें यह है। यह क्वेश्चन वापस इस तरह से आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, निर्माण, न्यायाधीशों की योग्यता, उसकी गठन, उनके कार्यकाल और उनकी पदच्युति के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी तरह से आपको मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट्स हो सकते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को समझना है और फिर आपको आंसर्स लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा नहीं, वो कह क्या रहा है और आप लिख क्या रहे हो, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। ये पूछ क्या रहा है, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पहला जो इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो हमें इसमें से निकालना है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताना है। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट की जो संक्षिप्त में जो प्रस्तावना है वो हम बताएंगे कि सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किए जाने का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में यानी जो उच्चतम न्यायालय है इसकी व्यवस्था ऑलरेडी भारतीय संविधान में बताई गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, यानी ये एक संवैधानिक बॉडी है। हम कहते हैं ना भारतीय शासन के कितने अंग है, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका अपने आप में एक अंग है जिसको भारतीय संविधान में बताया गया है, ठीक है, और भारतीय संविधान में इसके प्रोविजन के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय में भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और उन मौलिक अधिकारों का जो सजग प्रहरी है यानी बॉडी गार्ड है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। देखो, आपको मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए हैं, स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं, पर उनकी रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। यदि स्टेट ऐसा कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कानून हमने हाल ही में देखे हुए हैं, तो आपको इसके बारे में भी बताना है। अब इससे सिंपल सा, अभी जो कृषि विधेयक है आप उसको देख रहे हो, कितना पुरजोर उसका विरोध चल रहा है। संसद में वो कानून पारित हो चुका है, क्या वो नागरिकों के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो उसमें इनकी क्या राय होगी, तो ये सब भी आपको इन पर नजर रखनी है। वैसे पक्ष विपक्ष दोनों सब चीजों को होते हैं, तो हमें दोनों को सोच समझ कर उसको यहाँ आंसर देना है और उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है ना। फिर सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में MC शीतलवाड़ के अनुसार संविधान के अंतिम व्याख्याता के रूप में चाहे वो मौलिक अधिकारों का क्षेत्र हो, संघ का क्षेत्र हो, राज्यों का क्षेत्र हो या कोई भी देश के मौलिक अधिकार के कानूनों का विषय हो, उसकी जो सुनवाई करेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन यहाँ पर शीतलवाड़ ने बताया है।
संघ और राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, राज्यों और राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर कोई विवाद हो जाए, देश की सामान्य विधि को लेकर कोई विवाद हो जाए, तो उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसको आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। फिर न्यायाधीश केन्या ने भी उच्चतम न्यायालय पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह एक अखिल भारतीय न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय राजनीति, दलबंदी, राजनीति विचारधाराओं से दूर है। यानी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो सजग प्रहरी है उसको सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इसमें बताई गई है। तो इसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, सबसे ऊपर उठ के है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो अपने आप में एक पृथक और एक सर्वोच्च अंग है। संसद में भी इसके लिए विशेषता की गई है कि संसद न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है बट घटा नहीं सकती है। तो ये अपने आप में एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अपनी भूमिका समय समय पर निभाई है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है। अब आता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के गठन व स्थापना के संबंध में अनुच्छेद 124 में स्पष्ट बताया गया है। पूछते हैं कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 124 में इसके स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विहित संख्या में न्यायाधीशों से मिलकर यह एक गठन होगा, है ना। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 30 प्लस 1, एक मुख्य न्यायमूर्ति और 30 अन्य न्यायाधीश, 30 प्लस 1 यानी 31। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का परामर्श है। यानी उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति कैसे होती है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, यह भी क्वेश्चन शॉर्ट लाइन में आपसे पूछ सकते हैं। तो वो है मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये ध्यान रखना। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, बट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये स्पष्ट बताया गया है। क्लियर? तो इसकी गठन और स्थापना के बारे में आज ने देखा। फिर उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्चतम न्यायालय में ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिसमें राष्ट्रपति ये समझता है। देखो, राष्ट्रपति नियुक्ति अपने स्वविवेक से नहीं करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद ही इनकी नियुक्ति करेगा, अन्यथा उसके पास वो नियुक्ति यदि करता है तो नियुक्ति वैलिड नहीं होगी। ठीक है ना। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। मुद्रा लगेगी उसकी, यानी छाप लगेगी, उसको वेरीफाई करेगा, तभी उसको नियुक्त कर सकता है। वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है ना। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 145 के अनुसार किसी भी संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए, यानी अगर कोई विषय संवैधानिक है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बेंच बैठेगी, यानी संवैधानिक बेंच बैठेगी। संवैधानिक बेंच में कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। सिंगल बेंच होती है, ड्यूल बेंच होती है और संवैधानिक बेंच होती है। जैसे राम मंदिर का जो मामला था, ट्रिपल डाइवोर्स वाला मामला था, ये जो भी संवैधानिक मुद्दे होते हैं उनमें 5 न्यायाधीशों का होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 न्यायाधीशों के बिना नहीं बैठती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहायता से नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकेगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इनकी आयु कितनी, 65 ईयर तक अपने पद पर कार्य कर सकेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।